चिंता आ गई। हम अपनी बेटियों को इतनी दूर नहीं भेज सकते, अकेले कैसे रहेंगी। रूही और वेदिका के पेरेंट्स भी मना कर रहे थे। फिर इशिका ने धीरे से कहा, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। आप लोगों ने हमेशा मुझे मजबूत बनना सिखाया है, अब मुझे उड़ने दीजिए। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। अभिराज जी ने उसे देखा, फिर धीरे से बोले, ठीक है। आराध्या जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। रूही और वेदिका के भी पेरेंट्स मान गए। अब खुशी और इमोशन दोनों थे। तीनों बहुत खुश थी और फैमिली इमोशनल थी कि उनकी बेटियां उनसे दूर जाएंगी। अधिराज और अबीर और अधीर भी दिखाई थे। उनकी बहन उनसे दूर चली जाएगी, लेकिन वह अपनी बहन की ही खुशी में खुश थे। डिनर खत्म हुआ। आज ठाकुर फैमिली और मित्तल फैमिली हवेली में ही रुक गई। रात काफी हो चुकी थी। बेटी रूही और वेदिका इशिका के पास आई। गुड नाइट, रूही ने कहा। वेदिका ने भी कहा, अब कल मिलते हैं। इशिका कमरे में मुस्कुराई रही। उसने कहा, गुड नाइट। फिर तीनों अपने कमरे में चली गई। इशिका कमरे में आई और उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। वह टेबल पर बैठी लैपटॉप उठाया और उसे ऑन किया। स्क्रीन चमक उठी। खुशी सेकंड में वह फिर से जुड़ गई। मल्होत्रा फैमिली के सिस्टम से स्क्रीन पर मल्होत्रा हाउस का हाल दिख रहा था। सुरेश, गीता और रीना डिनर करके बैठे थे। उनके चेहरे पर वही घमंड था। इशिका की आंखें सख्त हो गई। उसे सब याद आ रहा था, दर्द, अपमान और टॉर्चर। वह धीरे से बोली, मैं वापिस आऊंगी और तुम लोगों से हर चीज का हिसाब लूंगी। उसकी आवाज में ठंडापन था। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप बंद किया, गहरी सांस ली। वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन उसे शांति के अंदर एक तूफान छुपा था। लंदन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए, और बदला तो अभी बाकी है। सुबह का समय। राजवंश हवेली आज पूरी तरह से जाग चुकी थी, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। सभी फैमिली हॉल में इकट्ठा थे और इशिका का इंतजार कर रहे थे। इशिका नीचे आई, सिंपल लेकिन खूबसूरत। दादी माँ उसे देखते ही भावुक हो गई। उन्होंने कहा, आज हमारी लाडो हमसे दूर चली जाएगी। इशिका उनके पास आई और कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगी दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए। आराध्या जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। अभिराज जी ने सिर्फ इतना कहा, और स्ट्रॉन्ग रहना, हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चाचा, चाची और तीनों भाई भी इशिका से मिले। वे भी भावुक थे। कुछ देर बाद तीनों फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां चारों तरफ भीड़ भाड़, अनाउंसमेंट, सब कुछ अलग था। उन्होंने चेक इन किया, सब प्रोसेस पूरा हुआ। बोर्डिंग पास मिल गए। इशिका आराध्या जी और अभिराज जी के गले मिल गई। उनकी आंखें भी हल्की सी नम थी। आराध्या जी ने भी इशिका को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अपना ख्याल रखना। अभिराज जी ने भी उसके गले लगाया। वह शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर से टूटे हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी अब उनसे दूर जाने वाली थी। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अधिराज, अबीर और अधीर, वह भी इशिका के गले लग गए। अमर जी, अमृता जी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने इशिका के सिर पर प्यार से हाथ रखा। रूही और वेदिका के भी पेरेंट्स भावुक थे और उन्हें समझ रहे थे, वहाँ अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। तभी अनाउंसमेंट हुई और वह तीनों आगे बढ़ गई। वे लोग बार बार पीछे मुड़कर अपनी फैमिली को देख रही थी और सब उन तीनों अपनी सीटों पर बैठ गई और सब कुछ पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी रूही ने कहा, हम लोग सच में कहाँ जा रहे हैं? वेदिका ने कहा, हाँ, और हम पीछे नहीं रह सकते। इशिका भी खिड़की की तरफ देखा। अब हमारा असली सफर शुरू होगा। कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट लंदन पहुंच गई। जैसे ही वह तीनों लंदन एयरपोर्ट से बाहर आई, ठंडी हवा, साफ सड़कें, ऊंची बिल्डिंग, बाहर एक ब्लैक कार उनका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर आगे आया। उसने कहा, मिस इशिका। इशिका, यस। ड्राइवर ने कहा, अधिराज सर ने मुझे भेजा है, कृपया आइए। फिर तीनों कार में बैठ गई। कुछ ही देर बाद कार एक बड़े शानदार मैंशन के सामने आकर रुकी।
वहाँ अधिराज ने पहले ही उनका रहने का इंतजाम कर दिया था। यह अधिराज का ही मैंशन था। जब वह कभी कभी बिजनेस मीटिंग के लिए आता था तो लंदन, तो उसने ही यह मैंशन खरीदा था। आज अब यह तीनों का हो गया था। अंदर सब कुछ परफेक्ट था। वहाँ बड़ा सा लिविंग हॉल, रूम, किचन, गार्डन, खूबसूरत कमरे। यह तो होटल से भी अच्छा है, रूही ने कहा। हाँ, और यह भी हमारा घर है, वेदिका ने हंसते हुए कहा। तीनों ने अपना अपना सामान सेट किया और अपने अपने कमरों में चले गए। राजवंश हवेली की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में हल्की सी बेचैनी थी और दिलों में छुपी हुई खुशी भी। इशिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें दूर आसमान पर थी, जहां से कुछ दिन बाद उसकी उड़ान शुरू होने वाली थी। 5 साल बाद। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और इन 5 सालों में सब कुछ बदल चुका था। लंदन की वही ठंडी हवा, वही चमकती सड़कें, लेकिन अब यह शहर उनके लिए नया नहीं था। इशिका, रूही और वेदिका अब वह तीनों मासूम लड़कियां नहीं रही थी। अब वह तीनों ताकतवर औरतें थीं। लंदन के बिजनेस वर्ल्ड में एक नया नाम सबसे ऊपर था, ब्लैक कमीन। कोई भी उसका चेहरा नहीं जानता था, कोई उसका असली नाम नहीं जानता था, लेकिन एक बात जरूर जानते थे, वह बहुत मिस्टीरियस है। जहाँ वह डील करती थी वह जीत उसी की होती थी। हमेशा ब्लैक ड्रेस और चेहरा ढका हुआ मास्क। मीटिंग रूम में एंट्री करती तो सब लोग खड़े हो जाते। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसका खौफ ही ऐसा था। एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तभी दरवाजा खुला, वह अंदर आई। काले कपड़ों में उसके आते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी उसमें से एक आदमी बोला, "यू आर लेट" की आवाज़ सुनकर सभी लोग डर गए कि अब वह नहीं बचेगा। इशिका ने उसकी तरफ देखकर टेढ़ी नज़रों से देखा और कहा, "देर से मैं नहीं आती, लोग मेरा इंतजार करते हैं।" उसने एक गार्ड को इशारा किया। वह उसे वहां से ले गया। वह चलता रह गया। उसके चिल्लाने से कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। फिर सब लोग शांत बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की। फिर उसने मीटिंग शुरू की। रूही भी अब एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। उसकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही थी। वह तेज थी, स्मार्ट थी और अब किसी से कम नहीं थी। वह हर काम में इशिका के साथ थी। दोनों की जोड़ी बिजनेस वर्ल्ड में फेमस थी। और वेदिका अब एक डॉक्टर थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उसका खुद का हॉस्पिटल था जहां बच्चे मुस्कुराते थे। वह सख्त नहीं थी, लेकिन प्रोफेशनल थी। उसका दिल बहुत साफ था। वह भी इशिका के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। जो उसके की बहन कहती वह सही होता। लेकिन इशिका सिर्फ बिजनेस का वही नहीं, वह एक रहस्य थी। दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, मिस मिरेकल। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है। लेकिन जब भी कोई बीमारी लाइलाज होती तो सिर्फ एक ही इलाज आता था और उस पर सिर्फ एक ही नाम होता था, मिस मिरेकल। वह लैब में काम करती, नई दवाइयाँ बनाती, नए वायरस का इलाज ढूंढती। कई बार सरकारें भी उससे मदद मांगती थी। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, ना बिजनेस में ना साइंस में। बस उसका नाम, उसकी ताकत और उसका डर ही महसूस किया था। उसके साइंटिस्ट होने के बारे में सिर्फ अधिराज, रूही और वेदिका को ही पता था। लेकिन उसका एक और चेहरा था, खतरनाक, जिसने उसे धोखा दिया वो बचा नहीं। एक सुनसान वेयर हाउस में एक आदमी काँप रहा था। "प्लीज मुझे छोड़ दो।" यह आदमी इशिका के कंपनी में ही काम करता था, जिसने इशिका को धोखा दिया था। इसकी राइवल कंपनी से हाथ मिलाकर इसके बारे में इशिका को पता चल गया और उसे यहाँ बंद कर दिया गया। तभी इशिका अंदर आई। उसके पीछे रूही और वेदिका भी थी और उसने कहा, "तुमने गलत इंसान को धोखा दिया है और मुझे धोखा देने का मतलब है सिर्फ मौत।" फिर वह बाहर आ गई। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रूही और वेदिका इशिका को अच्छे से जानते थे कि इशिका को धोखा देने वालों का क्या हासिल करती है, और उन्हें तो इस सब की आदत पड़ गई थी। अपने मेंशन में थी रूही, वेदिका भी उसके साथ ही रहती थी। तभी रूही बोली, "हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो अब आगे क्या करना?" वेदिका बोली, "पता है, लेकिन सफ़र अभी भी बाकी है।" इशिका चुप थी। वह खिड़की के पास आई, लंदन की लाइट्स को देखने लगी। उसे आज भी सुरेश, गीता और रीना, उसका टॉर्चर याद था। उसने धीरे से कहा,
अब वक्त आ गया तुम लोगों से हिसाब बराबर करने का। अब वह सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वह तैयार थी। उसके पास अब बिजनेस, पावर, पैसा, दिमाग सब कुछ उसके पीछे घूमते थे। रूही ने पूछा, तो अब आगे क्या? इशिका मुड़ी और उसने ठंडी आवाज में कहा, अब इंडिया। वेदिका मुस्कुराई, फाइनली अब हम इंडिया जाएंगे 5 साल बाद। लंदन की रात शाम थी, लेकिन उसे शांति के पीछे एक तूफान उठ चुका था। ब्लैक क्वीन मिस मिरेकल अब वापस लौटने वाली थी अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करने के लिए। आज वह दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जेट लैंड हुआ, ऐसे ही दरवाजा खुला, गर्म हवा का झोंका आया। तीनों नीचे उतरी जहां उनकी कार उनका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर कहा, वेलकम मैम। कार शहर की सड़कों से गुजर रही थी। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कुछ चीजें वैसी ही थी। इशिका खिड़की से बाहर देख रही थी। हर रास्ता उसे कुछ याद दिला रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ एक ठंडा फैसला था। उधर राजवंश हवेली आज पहले से भी ज्यादा सजी हुई थी। गेट पर गाड़ियां खड़ी हुई थी। कोई यहाँ सिर्फ राजवंश परिवार ही नहीं, बल्कि ठाकुर और मित्तल परिवार भी मौजूद था, जो अपनी बेटियों से मिलने आए थे। हाल में सब बैठे हुए थे, लेकिन किसी का ध्यान कहीं नहीं था। दादी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब उनकी लाडो वापस आएगी। आराध्या जी की आंखों में भी हल्की सी नमी थी। अभिराज जी ने शांत बैठे थे, लेकिन उनकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के से चल रही थी। अधिराज खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार गेट पर बनी हुई थी। अमर जी और अमृता जी, दादाजी भी और तीनों भाई भी बेसब्री से इशिका का इंतजार कर रहे थे। तभी गेट के बाहर कार आकर रुकी। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला और कारों का काफिला अंदर आया। अंदर बैठे सभी लोग खड़े हो गए। दादी माँ ने कहा, मेरी लाडो आ गई। आराध्या जी की सांस भी तेज हो गई। उनकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। कार रुकी, दरवाजा खुला। पहले वेदिका उतरी, फिर रूही, आखिर में इशिका। ब्लैक सूट, कॉन्फिडेंस से भरी चाल, आंखों में ठहराव। अब वह पहले वाली इशिका नहीं थी, वह अब बदल चुकी थी। ऐसे ही उसने सामने देखा, उसका पूरा परिवार खड़ा था। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और तीनों भाई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। दादी, उसने हल्की आवाज में कहा। दादी माँ भागकर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची। आराध्या जी भी उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। कितनी बदल गई हो। अभिराज जी भी आगे आए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वेलकम बैक प्रिंसेस। लेकिन उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। अधिराज उसके सामने खड़ा था। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर अधिराज ने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम होम प्रिंसेस। इशिका ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू भाई। सभी उसके पास आए। ठाकुर परिवार, मित्तल परिवार, रूही के पेरेंट्स ने भी उसे आशीर्वाद दिया। वेदिका के मम्मी पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया। सबकी आंखों में आज खुशी थी, उनकी बेटियां वापस आ गई थी। अभी फिर लंदन गए। आज हॉल में फिर से रौनक आ गई। आज खास दिन था, सब बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन इशिका चुप थी। वह सबको देख रही थी। यह वही लोग थे जिनके साथ वह वापस आई थी, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, मल्होत्रा फैमिली से बदला लेने की आग। सब अपने अपने कमरे में चले गए। उसका कमरा आज भी वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। वह खिड़की के पास गई। रात का अंधेरा और उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। उसने कहा, मैं अब वापस आ गई हूँ, तुम लोगों की बर्बादी बनकर। जितना तुम लोगों ने मुझे दर्द दिया, उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। उसकी आंखों में नफरत थी मल्होत्रा फैमिली के लिए, जो आग उन्हें खत्म करने के बाद ही मिटने वाली थी। सुबह का वक्त, राजवंश हवेली। सुबह 8 बज रहे थे। इशिका राजवंश इकलौती लाडली राजवंश ग्लोबल एंटरप्राइजेस की कमान संभालने वाली आयरन लेडी सीढ़ियों से नीचे उतरी। आज उसने जेट ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहना था, जो उसकी आंखों में गहराई और व्यक्तित्व के डार्क ऑरे की ओर बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी शांत निर्दयता।
डाइनिंग हॉल टेबल पर सभी परिवार वाले बैठे थे। वहां पर दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और तीनों भाई मौजूद थे।